हेलो चिल्ड्रन, हम लोग वर्ब पढ़ने में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा। नॉन फाइनाइट में हमने कल इन्फिनेटिव को बताया था। तो ये पार्टिसिपल आज हम देखते हैं। पार्टिसिपल मान लीजिए ये बी है, इन्फिनेटिव ए और पार्टिसिपल बी है। पार्टिसिपल जो है ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है। वर्ब होने के साथ साथ ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। और जब दो क्रियाएं साथ साथ हों तब हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव का काम किस तरह करता है ये देखो। जैसे मान लें हम ये कहते हैं लाफिंग डॉल या लाफिंग गैस, तो गैस कैसी है? लाफिंग। डांसिंग डॉल, डॉल कैसी है? डांस करने वाली है। तो ये डॉल कैसी है ये बताना किसका काम है? एडजेक्टिव का काम है। तो यहाँ वर्ब का एक रूप एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है, तो इसको हम लोग पार्टिसिपल कहेंगे। तो पार्टिसिपल को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना। जैसे लाफ है, लाफ में आईएनजी जोड़ देना, लाफिंग हो गया। अच्छा, लाफिंग, अब ये देखिए आईएनजी जोड़ के हम लोग जिरंड भी बनाते हैं और पार्टिसिपल भी बनाते हैं, लेकिन जिरंड में हमने देखा है कि वो वर्ब होने के साथ साथ वो नाउन का काम करता है, लेकिन पार्टिसिपल वर्ब होने के साथ साथ ये एडजेक्टिव का काम करता है। और किस तरह से काम करता है उसको आगे उदाहरणों में हम लोग देखेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, जो वर्ब के थर्ड फॉर्म जो होते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल ही हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ दे, वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल मतलब एक्सप्लेनेशन लेते हैं कैसे वो होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में पहला पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या है? जब वाक्य में दो एक्शन एक साथ हो, एक ही व्यक्ति के द्वारा हो या एक ही वस्तु के द्वारा हो, तो जब वाक्य में दो एक्शन साथ साथ एक ही पर्सन या एक ही थिंग के द्वारा किया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होने वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले होने वाले एक्शन को दर्शाता है। पहले जो एक्शन हुआ उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सीइंग ए टाइगर ही रैन अवे, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब एक ही है। ये तो भाई नॉन फाइनाइट है, तो फाइनाइट वर्ब एक ही होने के कारण ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन क्रियाएं दो दो हो रही हैं। शेर को देखा भी और भागा भी। शेर को देखने का काम और भागने का काम दोनों साथ साथ हो रहा है और एक ही व्यक्ति के द्वारा हो रहा है ही। तो जो क्रिया पहले हो रही है, पहले उसने शेर को देखा होगा ना, उसके बाद ना भागा होगा। तो शीइंग ए टाइगर ही रहना। तो इस तरह से दो क्रियाएं जब एक साथ होती हैं और उसको सिंपल सेंटेंस में हमको लिखना होता है या सिंपल में लिखें, तो हम लोग पहले होने वाली क्रिया को आईएनजी फॉर्म लगा के अर्थात उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखते हैं और दूसरी क्रिया को फाइनाइट वर्ब बना के लिखते हैं। तो सीइंग ए टाइगर ही रैन अवे, पुटिंग ऑन हिज कोट ही लेफ्ट द हाउस, कोट पहनते पहनते वो घर से निकल गया। तो कोट पहनने का काम और घर से निकलने का काम, दो काम एक साथ हो रहा है, दो क्रिया एक साथ हो रही है। तो उसने कोट पहनना स्टार्ट किया, कोट पहले पहना उसके बाद निकला। पहना नहीं मतलब पहनते पहनते निकल गया। तो पुटिंग ऑन हिज कोट ही लेफ्ट द हाउस। तो एक तो बात ये हुई कि दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं और एक ही पर्सन के द्वारा हो रहे हैं, एक ही थिंग के द्वारा हो रहे हैं, और जो क्रिया पहले हो रही है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखते हुए दूसरे एक्शन को लिखते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इन दोनों सेंटेंसों को देखिए। हियरिंग द नॉइज,
वी रस्ट आउट ऑफ द हाउस। हियरिंग द नॉइज, क्रिया पूरी नहीं हुई। यहां भी क्रियाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो क्रियाएं पूरी नहीं होती हैं, क्रिया अभी इनकम्प्लीट है या होता हुआ सेंटेंस से लगता है। तो ऊपर इन वाक्यों में देखिए, हियरिंग द नॉइज वी रस्ट आउट ऑफ द हाउस, शोर सुनते सुनते हम लोग घर से बाहर निकले। थिंकिंग ऑल इज वेल, यह सोचते हुए कि सब ठीक है, वह सोने चला गया, ही वेंट टू बेड। तो क्रियाएं अगर इनकम्प्लीट होते हुए इनकम्प्लीट हैं या होता क्रिया हो रहा है, यह दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग दो कंडीशन में, दो कंडीशन क्या, सेम कंडीशन ही है। दो क्रियाएं साथ साथ हों, एक ही व्यक्ति के द्वारा हो, तो पहले होने वाली क्रिया को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखते हैं। या क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ऐसा लगता है, एक क्रिया कंप्लीट नहीं है, दूसरी क्रिया होने लगती है, तो भी हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्सरसाइज हम फिर करवाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंसों में किस तरह से यूज करते हैं वो और एक्सरसाइजों में क्लियर होंगे, लेकिन अभी ये कंडीशन समझ लेना है। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल पे आते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल ही कहलाता है। तो ये एक सेंटेंस देखिए, ड्रिवन बाय पॉवर्टी, दरिद्रता के कारण ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया। तो दरिद्रता के कारण उसने सुसाइड कर लिया। ये दोनों, ये सेंटेंस देखिए, ये किसी घटना को कंप्लीट होते, पास्ट में कंप्लीट होते हुए दिखाता है। भाई दरिद्रता से वो परेशान था पहले से और उसने सुसाइड कर लिया पास्ट में। तो ड्रिवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, ये एक सेंटेंस है। ये दूसरा जैसे देखिए, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, अपने मित्र के द्वारा धोखा खाने के बाद ही लेफ्ट द टाउन, उसने शहर छोड़ दिया। तो मित्र से धोखा खाया पास्ट में और शहर भी छोड़ दिया पास्ट में। तो पास्ट में इसमें क्या होता है, ये वर्ब इसमें कंप्लीट दर्शाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने देखा वर्ब होता हुआ दर्शाया जाता है या वर्ब, दो वर्ब एक साथ चलते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन इसमें वर्ब को कंप्लीट दर्शाया जाता है। तो कंप्लीट दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस दूसरा देखिए, ही सॉ ए डेड स्नेक, उसने एक मरा हुआ सांप देखा। कैसा सांप, मरा हुआ, पहले पास्ट में ही मर गया है। यहाँ ये स्नेक कैसा है, ये पास्ट पार्टिसिपल वो बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और पास्ट में हुई घटनाओं को भी वो दर्शा सकता है। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट आप नोट कर सकते हैं और उदाहरणों को। अब चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। तो परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। जैसे ये लिखा है, हैविंग रिटन ए लेटर ही पोस्टेड इट, एक पत्र लिखने के पश्चात उसने उसे पोस्ट कर दिया। तो पहले पत्र लिखने का काम पूरी तरह कंप्लीट होने के बाद ही पोस्ट किया जा सकता है, अधूरा लेटर लिख के तो नहीं किया जा सकता। तो ये सेंटेंस हमको ये बताता है कि लेटर को पूरी तरह से लिखने के बाद उसने पोस्ट किया। हैविंग रेस्टेड, आराम करने के बाद, दे स्टार्टेड देयर जर्नी, उन लोगों ने अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट की। तो ये दोनों सेंटेंस हमको ये दर्शाते हैं कि एक क्रिया पूरी तरह से, पहले वाली क्रिया पूरी तरह से हो जाने के बाद दूसरी क्रिया या दूसरा एक्शन हुआ। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का उपयोग है। तो यहाँ यही चीज लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में ये दर्शाए गए हैं कि एक एक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो जाने पर दूसरा एक्शन हुआ।
तो एक एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद जब दूसरा एक्शन होता है तो पहले कंप्लीट होने वाला जो वर्क, पहले होने वाला जो एक्शन है उसको हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं। तो ये हो गई पार्टिसिपल की बातें। तो वर्ब पढ़ने में हमने वर्ब को दो तरह से पढ़ा, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में इंफिनिटिव पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पार्टिसिपल पढ़ा, तीसरा वर्ब ट्रांजिटिव और चौथा वर्ब इंट्रांजिटिव पढ़ेंगे। वो बड़ी सिंपल सी बात है, उसको भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। जब वाक्य में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई राइट एन एसे एवरी डे। राइट क्या? एन एसे। राइट कब? एवरी डे। ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब में आप क्या या किसको लगा के क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट बाहर निकलेगा। लिखता हूं क्या? एन एसे। कब लिखता हूं, कहां लिखता हूं, इन सब से ऑब्जेक्ट नहीं, क्या से या किसको से। जैसे मान लीजिए आई टीच माई ब्रदर। मैं पढ़ाता हूं किसको? अपने भाई को। मैं लिखता हूं क्या? एन एसे। तो क्या और किसको से ऑब्जेक्ट निकलता है। क्या से निकलने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और किसको से निकलने वाला जो है उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये भी समझ लेना है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकले या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकले, ऑब्जेक्ट निकले तो वो ट्रांजिटिव है। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। बच्चे उड़ाते हैं क्या? पतंग। ऑब्जेक्ट। कहाँ उड़ाते हैं? इन द फील्ड। तो इन द फील्ड नहीं, कहां से ऑब्जेक्ट नहीं निकलता है। क्या उड़ाते हैं? काइट्स उड़ाते हैं। तो इस तरह के जो वर्ब हैं जिनका अर्थ ऑब्जेक्ट के बगैर अधूरा है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट अगर वर्ब को जरूरत पड़े तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर नहीं पड़ता है तो वो इंट्रांजिटिव है। जैसे बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई सेंटेंस का अर्थ जो है कंप्लीट हो गया। वहां फ्लाई क्या? तो बर्ड्स ही आएगा, मतलब सब्जेक्ट ही आएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह के वर्बों को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्बों को भी देख लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में देखिए, जब वाक्य में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न पड़े तो वर्ब इंट्रांजिटिव कहलाता है। जैसे ये वाक्य देखिए, बर्ड्स फ्लाई। फ्लाई व्हाट? कुछ नहीं। फ्लाई हु है, लेकिन फ्लाई व्हाट, फ्लाई हुम नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है कंप्लीट अर्थ देता है बिना ऑब्जेक्ट का। तो इसको हम लोग, ये फ्लाई जो वर्ब है इसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। चिल्ड्रन स्लेप्ट। यहां भी स्लेप्ट क्या? कोई जवाब नहीं। तो ये भी स्लेप्ट भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब ये हमेशा इंट्रांजिटिव ही रहेगा। इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बनाया जा सकता है, उसको भी किसी वीडियो में डालेंगे। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो प्रयोग के ऊपर है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब इंट्रांजिटिव कहलाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।